साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 2 अप्रैल 2024 का जो जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे न्यूज हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए, चाहे वो प्री की परीक्षा हो, चाहे मेंस की हो, या आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे एक न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना चाहिए। उसके पीडीएफ नहीं, बल्कि आप उसको मंगा करके पढ़ें तो वो आपके लिए ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि इससे आपको जीएस के पॉइंट के साथ साथ करंट अफेयर के पॉइंट मिलते हैं और साथ ही साथ मेंस की आंसर राइटिंग या निबंध लेखन के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट या ऐसी चीजें मिलती हैं या पॉइंट मिलते हैं जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के डेली न्यूज डिस्कशन को। तो यदि हम इसके फ्रंट पेज को देखें तो फ्रंट पेज में हम यहाँ पर जो हमारे काम की न्यूज है वो है कि साहित्य अकादमी कार्यक्रम में मंत्री की शिरकत, मलयालम लेखक का इस्तीफा। देखिए हुआ क्या कि वरिष्ठ मलयालम लेखक सी राधा कृष्णन ने इस वर्ष के अकादमी अर्थात 2024 के अकादमी महोत्सव का उद्घाटन एक केंद्रीय मंत्री द्वारा किए जाने के विरोध में सोमवार को अर्थात 1 अप्रैल को जो है साहित्य अकादमी के एक सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया, चूंकि ये इसके सदस्य थे। ठीक है, राधाकृष्णन के अनुसार इस केंद्रीय मंत्री का साहित्य के क्षेत्र में कोई बड़ा योगदान नहीं है। इस प्रकार का विरोध करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, सदस्यता से इस्तीफा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनके बारे में, जो ये मलयालम लेखक हैं, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो रचनाएं कौन सी हैं, तो मुनपे, परकुन्ना, पछिकल, स्पंदा, मापी, निकाले नंदी और तिकड्डल, कंदजू, तिरु मधुरम जैसे अपने उपन्यासों के लिए ये ख्याति प्राप्त है। ठीक है, अब हमारे लिए एक तो इनका नाम जानना, दूसरा जो साहित्य अकादमी की जिसकी बात हो रही है, साहित्य अकादमी के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि साहित्य अकादमी चर्चा में आया तो हमें साहित्य अकादमी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि साहित्य अकादमी जो है आपका कल्चरल मिनिस्ट्री या संस्कृत मंत्रालय के तहत आता है, और इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 1954 में की गई थी। तो ये सन आप याद रखिएगा। और इसके कार्यों के बारे में बात करें तो भारत की यह जो प्रमुख साहित्यिक संस्था है, तो भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था के रूप में यह जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, फेलोशिप, अनुदान, प्रकाशन, साहित्यिक कार्यक्रम, कार्यशाला एवं प्रदर्शनी के माध्यम से स्वयं द्वारा मान्यता प्राप्त, मतलब इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। यहाँ एक पॉइंट और जरूर याद रखिएगा कि जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, परंतु जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब ये इन 22 के अलावा 2 भाषाएं कौन सी हैं, तो एक आपका इंग्लिश है, दूसरी आपकी राजस्थानी है। ये दोनों भाषाएं जो है आपके जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो 22 के अतिरिक्त इंग्लिश और आपके राजस्थानी भाषा में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 24 भाषाओं की बात की गई है। इसके अतिरिक्त यह जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी, ये भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों के साथ साहित्यिक विनिमय कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। तो ये साहित्य अकादमी के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहां देखिए, अभी 1 अप्रैल 2024 को जो है आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। और कौन सा स्थापना दिवस था, तो 90वां स्थापना दिवस मनाया गया, 90वां स्थापना दिवस। तो यहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आरबीआई के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि स्थापना दिवस मनाया गया है तो इसकी स्थापना कब हुई, इससे संबंधित आयोग क्या है, तो इन सब के बारे में प्रश्न बन सकता है। तो आरबीआई के बारे में यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो देखिए इसका थोड़ा सा क्रम देखें। 1934 में क्या होता है, 1934 में अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। तो आरबीआई एक्ट 1934 है। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना जो होती है आपकी 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई। मतलब पहले इसका जो मुख्यालय था वो कहां पे था, कलकत्ता में। वर्तमान में कहां पर है, मुंबई में है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में होती है। फिर
1935 में। फिर 1937 में क्या होता है, 1937 में आरबीआई को स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता से हटा करके कहां शिफ्ट किया गया, मुंबई, 1937 में। फिर 1949 में स्वतंत्रता के बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और आरबीआई करती क्या है, जो देश की मौद्रिक नीति है उसको तैयार करने का कार्य आरबीआई का होता है। कुछ अन्य फैक्टों को भी देखें, जैसे आरबीआई की जो अवधारणा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक में तैयार की गई रणनीतियों पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त इस केंद्रीय बैंकिंग संस्थान की स्थापना 1926 में भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन का जो गठन हुआ था किस सुझावों के आधार पर की गई थी। ये जो रॉयल कमीशन है इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, इसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी कमेटी के रिपोर्टों के आधार पर आगे चल करके आरबीआई का गठन किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहां पर चूंकि ये जो पीडीएफ है ये आपका दिल्ली संस्करण का है, मेरे पास जो पेपर है वो आपका लखनऊ संस्करण है। तो लखनऊ संस्करण में दो और आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज है, उसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए उसमें एक दिया गया है कि कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है, यहां पर 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पीएम श्री योजना में चयन हुआ। तो यहां पर पीएम श्री योजना में चयन हुआ, तो हमारे लिए जो है पीएम श्री योजना को जानना महत्वपूर्ण है कि यह पीएम श्री योजना आखिर है क्या। इसका पूरा नाम है पीएम श्री योजना का प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसको 5 सितंबर 2022 को जो शिक्षक दिवस होता है उस दिन या उस अवसर पर इसे प्रारंभ किया गया था। इसके तहत देश भर के लगभग 14,500 स्कूलों के उन्नयन एवं विकास के लिए अर्थात उसका अपग्रेडेशन करने के लिए केंद्र प्रायोजित, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना है। इनको ये जो स्कूल है लगभग 14,500, इनको मॉडल स्कूलों में बदला जाएगा। तो इसी के तहत जो है कुशीनगर के 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज। दूसरी न्यूज इस पे थी आपकी, मतलब उतने लखनऊ वाले संस्करण में कतरनिया घाट के लेकर के, कि बहराइच में सुनी हुई कतरनिया घाट की नदियां और ताल वतन लौटे विदेशी परिंदे। चूंकि इसमें बताया क्या गया है कि बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपके लिए जानना यह जरूरी है कि जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है, तो बहराइच में है। यहां पर हर साल ठंड की शुरुआत होते ही विदेशी परिंदे, जैसे आपने इलाहाबाद या प्रयागराज में देखा होगा कि संगम पर आते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी जो है विदेशी जो पक्षियां हैं यहां की नदियों और तालाब में जो है आते हैं। ये ठंडी की शुरुआत में आते हैं और ये गर्मी की शुरुआत में यहां से वापस अपने देश चले जाते हैं। तो चूंकि अभी गर्मी की शुरुआत हो रही है तो यहां से वो अपने देश वापस लौट गए हैं। कतरनिया घाट के कौडियाला, गेरुआ नदी समेत महादेवा ताल और मजरा झील आदि में ये जो विदेशी पक्षी होते हैं यहां पर इनकी रौनक रहती है। तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि महादेवा ताल और मजरा झील कहां पर है, ये आपका बहराइच में है। मजरा झील कहां पे है, बहराइच में है, ठीक है। देखिए इस बार क्या हुआ था कि मतलब ठंडी में कतरनिया घाट में विदेशी पक्षियों के आगमन की संख्या में काफी कमी आई, जो कि एक चिंता का विषय है। कतरनिया घाट में साइबेरियन देशों के अलावा चीन व अन्य ठंडे देशों से 25 प्रजातियों के पक्षी भारतीय क्षेत्रों में 4 माह तक प्रवास करते हैं। इनमें लालसर है, नीलसर, ब्राह्मणिक, सुरखाव, पिंटन, फिलसिंग, टिल्स, कामन कोटी पक्षी इत्यादि इसमें शामिल है। तो यहां आपको याद रखना है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, बहराइच में है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यदि हम लोग इसका संपादकीय वाला पेज देखें तो इस पे कोटेशन दिया गया है। हमें इस कोटेशन को अवश्य पढ़ना चाहिए और जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमको लगता है कि हमारे एसे राइटिंग में या आंसर राइटिंग में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य कहीं जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें उसे नोट करते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे एडमंड बर्कले का कथन है कि दुर्जन एक गुट बना ले तो सज्जनों को भी संगठित हो जाना चाहिए, वरना एक एक करके उन सबकी बलि चढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो संपादकीय दिया गया है वो कचरे का भंडार बनते समुद्र, मतलब समुद्री जो प्रदूषण है, जो समुद्री प्लास्टिक लगातार बढ़ रहा है, उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। इसमें यह बताया गया है कि विश्व आर्थिक मंच, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, द्वारा किए गए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण जो है 2050 तक
4 गुना हो सकता है, जबकि माइक्रो प्लास्टिक सन 2100 तक 50 गुना बढ़ सकता है। तो यहां पर आपको जो है प्रदूषण संबंधित या समुद्री प्रदूषण इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट इस आपको लेख में मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ऊपर दिया गया है कला के संबंध में, नगांव में बिहू उत्सव से पहले कारीगर पारंपरिक ढोल बनाते हुए। तो आपको पता होना चाहिए बिहू कहां मनाया जाता है, आपका असम में होता है। ठीक है, और इस पेज पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं, जिसे कुछ अन्य चीजों की बात कर लेते हैं पहले। जैसे मयंक यादव के बारे में। मयंक यादव जो है, जो वर्तमान में आईपीएल हो रहा है, इसमें जो लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम है उसके ये खिलाड़ी है। इन्होंने जो है अभी जो वर्तमान में आईपीएल चल रहा है उसमें इन्होंने 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली, जो कि आईपीएल में सबसे तेज गति से डाली, मतलब तब सबसे तेजी से डाली जाने वाली गेंद रही है। इस वजह से मयंक यादव जो है चर्चा में रहे हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त यहां पर पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी न्यूज है कि पाकिस्तान में देखिए जो वहां की राजनीति है, 2 परिवार काफी महत्वपूर्ण है। एक जरदारी परिवार है, जो कि वर्तमान में इसके आसिफ अली जरदारी जो है वहां के राष्ट्रपति हैं। दूसरा जो है शरीफ परिवार है। तो यहां पर जो बताया गया है वो हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है, वो ये है कि जरदारी परिवार के 5 सदस्य जो है इस समय सांसद हैं और शरीफ परिवार के 3 सदस्य सांसद हैं। तो इस प्रकार से जरदारी परिवार जो है वो क्या हो गया, शरीफ परिवार से या खानदान से क्या हो गया, आगे निकल गया है राजनीति में। हमारे लिए यहां जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को प्रथम महिला का दर्जा देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति ने प्रथम महिला के लिए बेटी के नाम की घोषणा करने का फैसला किया है। आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी प्रथम महिला कहलाती हैं। तो यह हमारे लिए जानना जरूरी है कि वहां के राष्ट्रपति ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को प्रथम महिला का दर्जा देने की घोषणा की है। अब इसके अतिरिक्त यहां पर हम लोग जो है पीएमएलए कानून, या इंग्लिश में कहें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इस एक्ट के बारे में बात करें। चूंकि वर्तमान में जो ईडी के छापे आप लगातार न्यूज में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इसी के तहत पढ़ रहे हैं, इसी एक्ट के तहत पढ़ रहे हैं, पीएमएलए कानून के तहत ही पढ़ रहे हैं। तो हमें इस कानून के बारे में पता होना चाहिए कि ये कानून है क्या, कब आया और इसमें क्या चीजें होती हैं। तो इसी के संबंध में ये यहां पर लेख दिया गया है। तो देखिए पहले थोड़ी कुछ इसके मूलभूत चीजों को जान लें कि धन शोधन को रोकने और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए कानून बनाया गया। इसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिला है। यह कब पारित हुआ? तो साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम को पारित किया गया। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू किया गया। पारित तो होता 2002 में, परंतु लागू इनफोर्स कब होता है? तो ये 1 जुलाई 2005 से होता है। और साल 2012 में पीएमएलए में संशोधन कर बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया गया। अब चलते हैं इसके बारे में अन्य चीजों को देखें। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए कानून को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार इसका नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि नहीं, कानून अपने तरीके से कार्य कर रहा है। देखिए, इस कानून की पृष्ठभूमि में चलते हैं। कानून कब से बना है? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 2002 में बनाया गया पीएमएलए कानून मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान जुलाई 2005 में लागू होता है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। फिर जब ये पारित होता है, लागू जब होता है 2005 में, आपका जुलाई 2005, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पीएमएलए कानून के जिन प्रावधानों की चुहन विपक्षी नेताओं को हो रही, उन्हें संशोधित कर धारदार बनाने का काम जो है वो 2009 और 2012 में यूपीए सरकार के दौरान किया गया था। देखिए, पीएमएलए के कठोर कानून के तहत पहली बार अक्टूबर 2009 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके साथ कई मंत्रियों पर शिकंजा कसा गया था। 2010 के बाद जो 2G घोटाला और कोयला खनन घोटाले समेत तमाम घोटालों में आरोपियों के खिलाफ धन शोधन मामले का शिकंजा इसी के तहत कसा गया। पीएमएलए कानून के तहत ए राजा समेत तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2012 में संशोधन कर इसे और भी कड़ा बना दिया।
और इसके आयाम को और बड़ा कर दिया। प्रश्न उठता है कि पीएमएलए कानून की जरूरत क्या थी। ठीक है, क्या जरूरत बताई थी? कानून की जरूरत बताई गई थी क्या? 2002 में, देखिए 2022 में पीएमएलए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चिदम्बरम के 2012 में संसद में दिए बयान का भी हवाला दिया, जिसमें इन्होंने इसको जरूरी बताया था। मजेदार बात यह है कि इन याचिकाकर्ताओं में चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस के सांसद कीर्ति चिदम्बरम भी शामिल थे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1999 में बीजेपी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के संसद में दिए गए बयान का भी हवाला दिया, जिसमें पहली बार उन्होंने काले धन पर लगाम लगाने के लिए पीएमएलए कानून की जरूरत बताई थी। पीएमएलए, ठीक है, एमएलए जानते हैं, एमएलए में आप पी लगा दीजिए। और 2002 में यह कानून पास भी कर दिया गया। शुरुआत में इस कानून में आतंकी लेन देन, तस्करी से जुड़े मामले शामिल थे। 2005 में इसे लागू करने के बाद सभी बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं के लिए संदिग्ध लेन देन की रपट वित्तीय खुफिया इकाई FIU, ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है, वित्तीय खुफिया इकाई को भेजना अनिवार्य कर दिया गया ताकि बैंकिंग चैनल पर नजर रखा जा सके। 2009 में किए गए संशोधन में भ्रष्टाचार निरोधक कानून जैसे कई कानूनों को पीएमएलए के दायरे में ला दिया गया और ईडी को आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने के अधिकार दिए गए। वर्ष 2012 में ईडी को नए अधिकार दिए गए। देखिए 2012 में 28 कानूनों के तहत दर्ज केस में ईडी को पीएमएलए के तहत जांच करने का अधिकार दे दिया गया, जबकि पहले सिर्फ 6 कानूनों में ईडी को यह मतलब अधिकार दिया गया था। पी चिदम्बरम ने न सिर्फ पीएमएलए कानून को धारदार बनाया बल्कि ईडी को मजबूत बनाने की भी नींव डाली। 2010 तक पूरे देश में ईडी में कर्मचारियों और अधिकारियों की लगभग 600 पद थे, यानी बड़े पैमाने पर धन शोधन के मामलों की जांच के लिए जरूरी संसाधन ईडी के पास नहीं थे। चिदम्बरम ने वित्त मंत्री के रहते हुए वित्त मंत्री के रूप में ईडी में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ाते हुए 2200 से अधिक कर दी। अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी बड़ी फौज के साथ ईडी पूरे देश में एक साथ कई मामलों की जांच करने में सक्षम बन गई। यूपीए ने, मतलब कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, ने कानून में किया था संशोधन। देखिए भारत में पीएमएलए को उद्भव के लिए जानना जरूरी है कि 1998 में भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जो FATF जिसका नाम आप लगातार सुनते रहते हैं, कि एशिया सब रीजनल समूह का सदस्य बनता है भारत। और इसी कारण तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को नया पीएमएलए कानून लाना पड़ा। 1 जुलाई 2005 में यूपीए सरकार द्वारा पीएमएलए को लागू करने के बाद 2006 में भारत को FATF को एक पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके बाद FATF ने भारत को सदस्यता देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इससे उसके पहले पीएमएलए कानून को मजबूत करने की दरकार थी, जिसे यूपीए सरकार ने 2009 में कानून में संशोधन करके पूरा किया। उसके बाद भारत सदस्य बनता है। अब यहां पर थोड़ा सा कोविड को लेकर के एक जो है आपका कह सकते हैं शोध हुआ है, उस शोध के बारे में यहां पे बात कर ले, काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? देखिए न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक कोरोना संक्रमण ने लोगों के दिमाग को बुरी तरह प्रभावित किया है। यहां तक कि इससे संक्रमित लोगों का दिमाग काफी कमजोर हो गया है। साथ ही इसका असर लोगों के दिमाग के आकार पर भी पड़ा है। कई लोगों का दिमाग सिकुड़ गया है। तो इसी को देखिए क्या बताया गया इसमें, कि लंबे समय तक लोग मानते रहे हैं कि कोरोना ने लोगों के फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब नए शोध में खुलासा हुआ कि इस महामारी ने लोगों का दिमाग भी खोखला कर दिया है। चर्चित मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में यह बात प्रकाशित की गई है। शोध के मुताबिक जिन लोगों को कोरोना का हल्का असर हुआ था, उनका दिमाग करीब 7 साल तक बूढ़ा हो गया। ये ऐसे लोग थे जिन्हें कोविड का असर तो हुआ लेकिन घर पर रहकर ही ठीक हो गए, जबकि जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा या बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ी, ऐसे लोगों का दिमाग 20 साल तक बूढ़ा हो गया। शोध के मुताबिक कोरोना के चलते लोगों के दिमाग के आकार भी बदल गए। किसी के दिमाग में सूजन आई तो किसी का दिमाग सिकुड़ गया। शोध के लेखक अली अल जायद के मुताबिक शोध के लिए 1 लाख से अधिक लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया। इसमें लोगों के दिमाग का जांच की गई। इसमें सामने आया कि कोविड ने लोगों के दिमाग के आकार पर भी बुरा असर डाला है। जिन लोगों पर कोविड का हल्का असर हुआ था, उनके दिमाग के आकार 3 अंक तक कम हो गए। शोध के मुताबिक जिन लोगों को कोविड के चलते अस्पताल ले जाने की नौबत आई, वह डिमेंशिया का शिकार हो गए, मतलब भूलने की जो बीमारी होती है डिमेंशिया, उसके शिकार हो गए। दिल्ली के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर बॉबी दीवान कहते हैं कि कोरोना बड़ी रहस्यमयी बीमारी साबित हुई। जैसे जैसे शोध सामने आ रहे हैं, शरीर को इससे हुए नुकसान की सूची बढ़ती जा रही है।
दिमागी नुकसान को लेकर जो शोध सामने आया है उसके पीछे के तर्क भरोसे लायक हैं। मृत लोगों के दिमाग की बायोप्सी इसे और मजबूत आधार देती है। हम मानकर चल सकते हैं कि हर किसी के दिमाग को किसी न किसी स्तर पर नुकसान पहुंचा है। बेहतर है कि इससे उभरने के उपाय पर काम किया जाए। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए उन्होंने कहा कि खानपान में सुधार कर लिया जाए तो कोरोना वायरस के चलते हुए दिमागी नुकसान को काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। डॉक्टर बॉबी दीवान के मुताबिक पौष्टिक खाने के साथ कसरत भी बड़ा असर डालती है। कसरत भी असर डालती है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करें, दिमागी कसरत के लिए सुडोकू भरें, शतरंज खेलें, पसंद के अनुसार दूसरे दिमागी खेल भी चुन सकते हैं। अगर दिमाग अस्थिर रह रहा है तो इसके लिए योगासन कर सकते हैं, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, शराब सिगरेट जैसे किसी भी तरह के नशे से दूरी बनाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण शोध है, क्योंकि हम लोग कोविड के दौर से गुजरे हैं और लगातार उसके ड्रॉबैक्स के जो कह सकते हैं वो हम देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भोजशाला परिसर के बारे में बात करें। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में मध्ययुगीन संरचना भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर इसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई न की जाए। ठीक है, तो आपको जो है ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आप चीजों को ढूंढ करके नोट कर सकते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो भोजशाला परिसर है कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में है और ये मध्ययुगीन संरचना है। देखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों एएसआई द्वारा संरचित 11वीं सदी के इस परिसर पर अपना दावा जताते हैं। हिंदू भोजशाला को वाघ देवी को समर्पित एक मंदिर मानते हैं, मतलब सरस्वती देवी की मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम उसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। एएसआई द्वारा अप्रैल 2003 को किए गए समझौते के तहत हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम जो है शुक्रवार को इसमें नमाज पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें यहां पर अभी तक चलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका भोजशाला है ये 11वीं सदी का मध्ययुगीन संरचना है। ठीक है, जिसमें हिंदू पक्ष यहां पर वाग्देवी का मंदिर मानता है और जो मुस्लिम पक्ष उसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में मानता है। अब आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग अगला देखते हैं कि 5 जजों की संविधान पीठ जो है वो केरल विवाद पर सुनवाई करेगी, जो उधार की सीमा से संबंधित है। देखिए, जो खंडपीठ होती है, जो संविधान पीठ होती है, वो आपकी न्यूनतम उसमें 5 जजों को होना अनिवार्य होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उधार लेने की सीमा को लेकर केरल सरकार और केंद्र के बीच जारी विवाद संबंधी केरल की याचिका को सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ के पास इसको भेज दिया है। संविधान मतलब ये पीठ ने कहा कि अब संविधान पीठ ही तय करेगी कि क्या केंद्र राज्यों के उधार लेने की सीमा निर्धारित कर सकता है। ठीक है, देखिए, पहले क्या होता रहा है, जो अभी तक परिपाटी चलती रही है, वो क्या होता रहा है। प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि एक बार जब कोई राज्य केंद्र से उधार लेता है तो केंद्र द्वारा अगले भुगतान में कमी की जा सकती है। इस मामले में सुविधा का संतुलन जो है वो केंद्र के पास है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, कि ये विवाद किसके बीच में है, केंद्र और केरल के बीच में है। इसके लिए संविधान पीठ का गठन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो 2000 रुपए मूल्य, जो 2000 के नोट थे, वो उनकी वापसी के बारे में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो है सोमवार को कहा, मतलब 1 अप्रैल को कहा कि 2000 रुपए मूल्य के 97.69% नोट जो है बैंकों के पास वापस आ गए। केवल 8,202 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट अब लोगों के पास नहीं है। ठीक है, देखिए, आरबीआई ने जो है इसे क्या किया था, बंद कर दिया था। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। मतलब 19 मई से इसे चलन से बाहर किया गया था। अब आगे चलते हैं। एक सेकंड, यहां पर फास्टैग के बारे में बात करें। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआई का एक वाहन एक फास्टैग मानदंड जो है 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गया। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग के इस्तेमाल या एक वाहन से कई फास्टैग संबंध करने को हतोत्साहित करना है। पहले क्या होता था, एक ही फास्टैग से कई वाहन को ऐड कर दिया जाता था या एक ही वाहन के कई फास्टैग होते थे। ठीक है, अब क्या है कि एक वाहन का एक ही फास्टैग होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जिनके एक से अधिक है उनके फास्टैग क्या हो जाएंगे, वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। और यहां ध्यान रखिएगा
कि फास्टैग के बारे में। फास्टैग भारत में टोल संग्रह की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, उसका संचालन कौन करता है? वो करता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI करता है। अब आगे चलते हैं, यहां पर हम लोग थोड़ा सा रक्षा निर्यात के बारे में बात करते हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2023-24 जो बीता है, वर्तमान में कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है? 2024-25 चल रहा है, में रक्षा निर्यात का आंकड़ा जो है 21,083 करोड़ रुपए, मतलब 2.63 बिलियन पर जा पहुंचा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में, मतलब 2023-22 की तुलना में यह 32.5% की बढ़ोतरी है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी 60%। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने निर्यात किया है इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है 60% और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, मतलब जो डीपीएसयू है, मतलब डिफेंस पीएसयू है, कि 40% भागीदारी रही है। ठीक है, रक्षा निर्यात में हुई यह बढ़ोतरी भारत के रक्षा उत्पादों और तकनीक की वैश्विक स्वीकार्यता की पुष्टि करती है। इसके अतिरिक्त यहां पर ध्यान रखिए कि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात का जो यह आंकड़ा था वो 15,920 करोड़ रुपए था, जो कि अब क्या कितना हो गया है? 21,083 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में बाद के 10 वर्षों की अवधि में देखें तो रक्षा निर्यात में 31 गुना की वृद्धि हुई है। रक्षा उद्योग में शामिल निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 60% है और डीपीएसयू द डिफेंस पीएसयू का जो योगदान है वो 40% का है। अब थोड़ा सा यहां पर और चीजों को देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहां पर इस पेज पे एक न्यूज और नहीं है जो कि आपके लखनऊ वाले संस्करण में है। वो है कि सरकार ने 2023-24 में 2023-24 जो वित्त वर्ष रहा है, विनिवेश से, डिसइन्वेस्टमेंट से 16,507 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ठीक है, मतलब जो सरकारी उपक्रम है उनकी हिस्सेदारी बेच करके, जो कि कह सकते हैं कि जो अनुमान था उससे काफी कम है, 16,507 करोड़ रुपए ही जुटा पाए हैं। इसमें आपका सरकार को कोल इंडिया में हिस्सेदारी बेचने से 4,186 करोड़ रुपए, जबकि एनएचपीसी और एनएलसी इंडिया में शेयर की बिक्री करने से, एनएचपीसी में बेचने से 2,488 करोड़ रुपए और एनएलसी इंडिया में शेयर बेचने से 2,129 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तुर्की में अभी हाल ही में जो है स्थानीय चुनाव हुए हैं, इसमें जो वहां के सत्ता पक्ष है, मतलब वहां के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनको झटका लगा, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां रही हैं उन्होंने जो है उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और वो इनसे आगे रही हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग थोड़ा सा एक शोध के बारे में बात करते हैं, सोयाबीन के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और इससे प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद रहेगी। देखिए, इसकी हेडिंग क्या है कि पहाड़ों पर भी उग सकेगी खाई जा सकने वाली सोयाबीन। सारी सोयाबीन खाई जा सकती है, परंतु कुछ प्रसंस्करण के बाद खाई जाती है, कुछ सीधे खाई जाती है। देखिए, बिना पूर्व प्रसंस्करण के सीधे खाए जा सकने वाले सोयाबीन की खेती अब उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी हो सकेगी। इंदौर के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान IISR मतलब भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, तो ध्यान रखिएगा है कहां पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये संस्थान कहां है। कई बार संस्थानों को मिलान करने के लिए पूछ लेता है, तो सोयाबीन संस्थान इंदौर में है। कि वैज्ञानिकों ने लंबे अनुसंधान के बाद ऐसे सोयाबीन की पहली किस्म विकसित करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि पहाड़ों पर उग सके, मतलब और उसको बिना पूर्व प्रसंस्करण खाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि प्रोटीन से भरपूर यह किस्म पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। NRC 197, इसका नाम क्या दिया गया है? NRC 197। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी सोयाबीन की प्रजाति है, किस्म को विकसित किया गया है। इससे पहले जो है आपका सीधे खाए जा सकने वाले सोयाबीन की किस्में मध्य भारत और दक्षिण भारत के लिए पहले ही विकसित की जा चुकी है। ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। ठीक है, यह पहली बार है जब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए इस तरह के सोयाबीन की किस्म विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु के मद्देनजर विकसित NRC 197 नामक यह किस्म कुनिड्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर KTI, नाम याद रखिएगा, कुनिड्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर KTI से मुक्त है। मतलब इसमें
ये केटीआई नहीं है। अब केटीआई करता क्या है इसको भी देखते हैं। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में सोयाबीन की इस किस्म के विकास से जुड़े अनुसंधान के प्रधान वैज्ञानिक अनीता रानी भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि आम किस्मों में, जो सोयाबीन की आम किस्म होती है, उसमें यह केटीआई पाया जाता है। आम किस्मों में पाए जाने वाले केटीआई के चलते सोयाबीन को सीधे नहीं खाया जा सकता है। ठीक है, नहीं, यहां पे ये देखिए, ये जो है कि केटीआई से मुक्त है, ये मुक्त नहीं है। हाँ, मुक्त है, मतलब इसमें केटीआई नहीं है। जबकि जो सामान्य आपके सोयाबीन होते हैं उसमें केटीआई होता है। तो जिसमें केटीआई होता है उसे बिना प्रसंस्करण के नहीं खा सकते हैं, और उसे खाने से पहले उबालने और ठंडा किए जाने की जरूरत होती है। अनीता रानी ने कहा कि अगर केटीआई युक्त सोयाबीन को बिना इस पूर्व प्रसंस्करण के सीधे खाया जाता, मतलब बिना उबाले खाया जाता है, तो इसके पाचन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन एनआरसी 197 के साथ यह समस्या नहीं है, क्योंकि यह केटीआई से मुक्त है, इसमें केटीआई नहीं है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की एनआरसी 197 किस्म में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसकी खेती को बढ़ावा देकर पहाड़ी इलाकों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। इसकी एक खूबी और है, क्या है? इसकी फसल पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली सोयाबीन की आम किस्मों के मुकाबले जल्दी पक जाती है। यह किस्म पहाड़ी इलाकों में बुआई के बाद 112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, 112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पृष्ठ, खेल वाले पृष्ठ पर चलते हैं। तो देखिए, खेल पृष्ठ पे हमें क्या देखना है, तो एक सेकेंड, यहां पर पहला है स्थवी अस्थाना ने, स्थवी अस्थाना ये घुड़सवारी करती हैं, घुड़सवारी राष्ट्रीय इवेंटिंग चैंपियनशिप में 1 अप्रैल 2024 को व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक, इसके अतिरिक्त यहां नीचे आइए, यहां पर एक न्यूज और नहीं है, एक सेकंड, यहां पे आपके दिल्ली वाले संस्करण में एक न्यूज और नहीं, जो कि लखनऊ संस्करण में दिया गया है। वो राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के बारे में। राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो है 18 अप्रैल से शुरू होगा, कहां पे? नई दिल्ली में खेला जाएगा। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट जो आपको याद रखना है कि 11 नवंबर से सऊदी अरब के रियाद में 16वीं विश्व ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रारंभ होगा। तो ध्यान रखिएगा, 16वीं विश्व ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहां पर होगा? सऊदी अरब के रियाद में 11 नवंबर से। अब यहां पे बात करते हैं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के बारे में। तो राष्ट्रीय खो खो टूर्नामेंट, जो कि इसका 56वां टूर्नामेंट था, में महिला और पुरुष दोनों वर्गों का खिताब जो है महाराष्ट्र के नाम रहा है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ये मैच खेले गए। पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र ने रेलवे को हराया, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने उड़ीसा को हराया। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खो खो टूर्नामेंट जो कि 56वां था, 56वां था, उसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में महाराष्ट्र विजेता रही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने जो भी फीडबैक है वो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।